हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक लेबर वेलफेयर लॉ है। ये यूनिट 4 है। यूनिट 4 में मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं विद नोट्स। इससे पहले मैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 अपलोड कर चुकी हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं लेबर वेलफेयर लॉ की। उसमें भी मेरे वीडियो सारे पड़े हुए हैं। सो देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड जब भी मैं यूनिट स्टार्ट करती हूँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कोई भी एमसीक्यू को तभी आप क्लियर कर सकते हो। एमसीक्यू को लर्न करना मुझे नहीं लगता है कि एक सही तरीका है। आप जो भी कंटेंट होता है, आप पहले उसको डीप में पढ़िए। अगर आपके पास इतना नहीं टाइम है तो एक समरी बना के पढ़ लीजिए। एटलीस्ट आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका एमसीक्यू कहीं से भी स्टूडेंट्स आए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बट चूंकि आप एमसीक्यू जब लर्न करके चाहते हो, तो आप वहीं तक ही सीमित हो जाते हो। मतलब अगर वो आएंगे तो आप कर पाओगे, नहीं आएंगे तो नहीं कर पाओगे। तो मेन फोकस आप कंटेंट पे रखो। सबसे पहले आप कंटेंट को पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू को आप सॉल्व करो। तो मुझे लगता है कि आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। और चूंकि पेपर का पैटर्न आपको पता है कि 80 एमसीक्यूज़ आते हैं और आपको 40 करने हैं। 4 यूनिट्स में से समझ लीजिए आपको सिर्फ 40 एमसीक्यूज़ करने हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाओगे। और आपका पेपर, आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। पेपर के बाद प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपके पेपर के लिए कितने हेल्पफुल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कंटेंट जो आपका 4th यूनिट का है वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में है, 1923। उससे रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जो भी चीज़ें हैं वो। एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये 2 एक्ट आपके पूरे यूनिट 4 में कवर है। उसी से रिलेटेड मैंने कुछ 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जो मुझे लग रहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये जो पेपर स्टूडेंट आपका है, इसमें ज़्यादातर आपसे एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। एक्ट से रिलेटेड ईयर के बारे में पूछा जा सकता है, लिमिट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं। एंड मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने यूनिट 1 अपलोड की थी स्टूडेंट्स, उसमें अमेंडमेंट आप देखिएगा। जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मैंने वहाँ पे पिन भी किया हुआ है। आप लोग कमेंट्स में जाके देख लीजिएगा प्लीज़। तो उसमें 2 से 3 मेरे एमसीक्यू गलत हैं। उसी को मैंने पिन करके कमेंट में मेंशन किया हुआ। आप वो डिस्क्रिप्शन प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे किसी भी स्टूडेंट का कोई भी एमसीक्यू गलत हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ पढ़ लेते हैं इसकी। यहाँ पे मैंने पूरे नोट्स दिए हुए हैं जो मेरे 2 टॉपिक्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 था। अब इसका टाइटल चेंज होके एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मैंने सारे डिटेल्स लिखी हुई हैं। एंड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है वो पूरे इंडिया में जो है वो वर्क करता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अब शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं कि वर्कमैन जो कंपनसेशन एक्ट है उसका काम क्या है, क्यों ये बनाया गया है। तो ये बनाया गया है इंडिपेंडेंट, मतलब जो डिपेंडेंट है हमारे, उनको रिलीफ देने के लिए कंपनसेशन। क्योंकि देखिए, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स जब काम करते हैं तो उनकी इंजरीज़ हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। कोई भी किसी भी तरीके से, कोई भी पार्शियल हो या फिर टोटल हो, कोई भी डिसेबलमेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कवर्ड होती हैं। अगर हम बात करें स्कोप एंड कवरेज ऑफ दिस एक्ट, तो ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। अप्लाइज टू द एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड इन। अब कहाँ पे अप्लाई होगा? फैक्ट्री में, माइंस में, ठीक है, एंड पेनिट्रेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, रेलवे, शिप। इन सारी चीज़ों में अप्लाई होगा। कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेंबर जो आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन होता है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाई ESI एक्ट, जो ESI में कवर्ड हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कैजुअल जो भी वर्कर्स होते हैं या भी वर्कर्स एम्प्लॉयड अदरवाइज देन अदर बिजनेस, और फिर या फिर एम्प्लॉयर के बिजनेस या फिर ट्रेड में इन्वॉल्व है, तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके सेक्शंस आपको याद रखने हैं। जैसे कि कमिश्नर की जो टर्म है ये दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। कंपनसेशन के बारे में दिया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। एंड डिपेंडेंट के बारे में दिया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कमिश्नर जो होता है, कमिश्नर फॉर द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन appointed under section 20 compensation as be provided by this act। and dependent क्या होता है, person who depend upon another for his livelihood। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। अब डिपेंडेंट के बारे में यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। इससे आपसे एक एमसीक्यू ज़रूर पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो हम पे डिपेंडेंट कौन हो जाएंगे, हमारी फैमिली, है ना। सो अब डिपेंडेंट्स वेदर एक्चुअली सो और नॉट, दैट मीन्स कि विडोज़ हो गए, माइनर जो भी हमारे अडॉप्टेड या फिर सन हो गए, अनमैरिड अगर कोई लीगल वो बनता है तो वो हो गया आपका, विडोज़ मदर हो गई। ठीक है, तो ये सब हमारे डिपेंडेंट होते हैं। होली डिपेंडेंट, देखिए एक तो होता है जो एक्चुअली में डिपेंडेंट है और नहीं भी है। एक होता है होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ द डेथ, मतलब जो पूरी तरीके से एक जो एम्प्लॉय होता है उस पर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि सन हो गया, डॉटर हो गया, जो मतलब कि 18 ईयर्स या फिर इसके आसपास है। ठीक है, एंड डिपेंडेंट होली या फिर पार्ट में, मतलब पार्टली या फिर होली डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। डिपेंडेंट की डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन देखिए, तीनों का सेक्शन सब सेक्शन सेम है, कमिश्नर, कंपनसेशन एंड डिपेंडेंट का, और सब बस सिर्फ आपका क्लॉज अलग अलग है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन सेक्शन देखिए, सभी के सेक्शन जो डेफिनेशन है वो सेक्शन सबका सेम है 2 और 1, जो क्लॉज है वो डिफरेंट है। जैसे कि एम्प्लॉयर के बारे में ई में बताया गया है। एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, जो मैनेज करता है उसको एम्प्लॉयर, मतलब कि एम्प्लॉयर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। एनी बॉडी ऑफ द पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, सो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर कहेंगे। डिसएबलमेंट क्या होता है, लॉस ऑफ कैपेसिटी टू वर्क और टू मूव। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डिसएबलमेंट। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, मैंने चार्ट के थ्रू यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पे देखिए तीन चीज़ों को हम एम्प्लॉयर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। एक तो बॉडी ऑफ द पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, मैनेजिंग एजेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर कोई एजेंट है जो एम्प्लॉयर की बिहाफ पे मैनेज कर रहा है उसको भी हम लोग एम्प्लॉयर ही कहेंगे। लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ऑफ द डिसीज ऑफ द एम्प्लॉयर, तो उनको भी हम लोग काउंट करते हैं। डिसेबलमेंट का मतलब क्या होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा। लॉस ऑफ कैपेसिटी टू वर्क और टू मूव, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डिसेबलमेंट। ठीक है, एंड लॉस का मतलब यहाँ पे होता है रिडक्शन से, नॉट एबल टू अर्न एज मच एज अ वर्कर यूज टू अर्न बिफोर हिज डिसेबलमेंट। जैसे कि मान लीजिए कि हम जब काम कर रहे हैं तो हम डिसेबलमेंट नहीं है, तो जो हम अर्न कर रहे हैं और डिसेबलमेंट की कंडीशन पे जो हमें लॉस हो रहा है अर्निंग में, सो उसको कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन जो हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो डिसेबलमेंट होता है, डिसेबलमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय में भी रिजल्ट इन लॉस की वजह से भी होता है, रिडक्शन की वजह से होता है। देखिए अर्निंग में रिडक्शन होना, तो पार्शियल डिसेबलमेंट होता है और टोटल डिसेबलमेंट होता है। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब होता है रिड्यूस अर्निंग कैपेसिटी। अब रिड्यूस अर्निंग कैपेसिटी को भी देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट या फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया कि कुछ टाइम के लिए रहा फिर सही हो गया। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मतलब हमेशा के लिए तरीके से हो गया कि रिड्यूस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉई इन एवरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमेशा के लिए, कोई इंजरी ऐसी हो गई जो हमेशा के लिए हो गई। टोटल डिसेबलमेंट में भी वही चीज़ है, इनकैपेसिटी एन एम्प्लॉई ऑफ ऑल वर्क्स ही हैज़ कैपेबल टू परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये डिसेबलमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन को देखिए, एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन है वो ई में बताया गया है और एम्प्लॉय की डेफिनेशन को एन में बताया गया है। सब सेक्शन और सेक्शन सबका सेम है। सो रेलवे सर्वेंट,
मास्टर्स हो गए आपके, और सीमैन हो गए, अदर मेंबर ऑफ क्रू ऑफ शिप हो गया। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं इनको हम लोग एम्प्लॉय की कैटेगरी में काउंट करते हैं। एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, ये भी आपको ध्यान रखना, ये सारे जो एम्प्लॉयज़ को शेड्यूल 2 में स्पेसिफाइड किया गया है। एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन, अब एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कब बनती है कंपनसेशन की? एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एन एम्प्लॉय, कब एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल हो जाएगा कंपनसेशन को पे करने के लिए? जब एक्सीडेंट हो या फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज हो जाए। ठीक है, सो एक्सीडेंट का मतलब होता है फॉर द पर्सन इंजरी कॉज टू द एम्प्लॉय बाय द एक्सीडेंट, मतलब काम करने के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हो गया। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ का मतलब क्या हो गया कि हमें ऑक्यूपेशन की मतलब फॉर एनी ऑक्यूपेशनल डिसीज़ कनेक्टेड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, सो ये 2 टाइप की यहाँ पे इंजरीज हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने डिफाइन किया गया हुआ है कि इसको सेक्शन, ये चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन को सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ को 3 पार्ट्स में बताया गया है, ABC शेड्यूल 3 में, और जो पर्सनल इंजरी होती हैं तो उसको भी बताया गया है। एंड एम्प्लॉय इज़ नॉट लाइबल, कब लाइबल नहीं होगा? जब डिसएबलमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है, मतलब सॉरी 3 डेज, 3 डेज से ज़्यादा नहीं हो तो लाइबल नहीं होगा। एंड एक्सीडेंट हो हमारा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रिंक, मतलब मान लीजिए किसी वर्कर ने ड्रिंक कर रखा है, ड्रग्स लिया हुआ है, या कोई भी ऐसे सेफगार्ड यूज़ नहीं किए हुए हैं जो उसको यूज़ करने चाहिए थे। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी एम्प्लॉयर की लापरवाही की वजह से अगर कोई इंजरी या फिर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस केस में जो एम्प्लॉयर होता है दे आर नॉट लायबल टू पे द कंपनसेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने चार्ट के थ्रू बताया है कि एम्प्लॉयर लायबिलिटी और नॉन लायबिलिटी टू पे द कंपनसेशन। अब एम्प्लॉयर लायबल टू पे द कंपनसेशन 2 चीज़ों के केस में हो जाएगा, एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिसीज़। एक्सीडेंट में या तो डेथ हो जाती है, डिसेबलमेंट हो जाता है तो लायबल होगा। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ में भी लायबल होता है, बट नॉट लायबल टू पे द कंपनसेशन फॉर द इंजरी कॉज्ड बाय द एम्प्लॉय की वजह से अगर कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, या वो 3 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है, सो उसको उस केस में जो होगा वो लायबल नहीं होगा। या फिर उसने कोई भी सेफ्टी रूल को डिसओबे किया है, फॉलो नहीं किया है, तो उस केस में भी जो है वो एम्प्लॉयर कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे और भी मैंने सारी चीज़ों को बताया है, आप देख सकते हैं उसी के बारे में कि कमिश्नर, जैसे कि जो सेक्शन 10 सब सेक्शन ए में जो पावर टू रिक्वायर द एम्प्लॉयर स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फैक्चुअल एक्सीडेंट, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया, आप इसको देख लीजिए। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ के भी बारे में बताया गया कि उसको क्या कहते हैं, मतलब किस तरीके की डिसीज़ इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो आपको पता है 1926 है। 1926 एक्ट है, इसको इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट भी कहते हैं। एंड ये कब से इफेक्ट में आया था? 1 जून 1927 में। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ट्रेड यूनियन एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस एक्ट को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा ट्रेड यूनियन एंड वेरिफिकेशन। जो हमारे जो मेंबर्स काम करते हैं, जो मतलब कि जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी एक तरीके से उनकी जो राइट्स होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, मतलब उनके खिलाफ एक तरीके से उनकी बात को पहुंचाने के लिए एक पूरा ट्रेड यूनियन बनता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अभी कि ट्रेड यूनियन टर्म्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन वेदर द टेम्परेरी एंड परमानेंट formed primarily for the purpose of the regulating the relationship between the workman and employer। मतलब एक जो फैक्ट्री में काम करने वाला पर्सन है और एक जो एम्प्लॉयर है, उनके बीच में सही रिलेशन बना रहे बिटवीन द वर्कमैन टू द वर्कमैन, एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर। तो उनके बीच में रिलेशन को बनाए रखने के लिए एक ट्रेड यूनियन को बनाया जाता है। ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन सेक्शन 2 के H में दी गई है।
इसका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, इम्प्रूविंग वर्किंग या फिर लिविंग कंडीशंस, ठीक है, एंड सिक्योर दी वर्कर्स फेयर जो वेजेस होती है। हमने कहा ना कि जो फैक्ट्री में वो लोग काम कर रहे होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक ट्रेड यूनियन बनता है, और एम्प्लॉयर की भी बात को क्या नाम है, एम्प्लॉय तक पहुंचाने के लिए बनता है। तो ये सारे काम करता है। आप देख सकते हैं ट्रेड यूनियन इन इंडिया, कितने तरीके की ट्रेड यूनियन है हमारे इंडिया में। INTUC, ये आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। CITU मतलब सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। NLO मतलब नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। TUCC मतलब ट्रेड यूनियन कांग्रेस कमेटी। ये आप ध्यान रखिएगा, इतनी ट्रेड यूनियन हमारे इंडिया में वर्क करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो उसके बारे में सेक्शन 4 से लेकर 9 तक में उसके प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन के बारे में बताया गया। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट्स और याद रखिएगा कि ट्रेड यूनियन को बनाना कंपलसरी नहीं है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इट नॉट ए मैंडेटरी, इट इज़ अ ऑप्शनल। वो उनकी इच्छा पे निर्भर करता है कि वो बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। तो मोड के बारे में, मोड ऑफ द रजिस्ट्रेशन के बारे में सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है। एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन के बारे में 5 में बताया गया। आप देख लीजिए कि क्या चीज़ें डिटेल्स रहती हैं। कंटेंट जो होता है ऑफ द कॉपी ऑफ द रूल के बारे में सेक्शन 6 में बताया गया है। पावर ऑफ द रजिस्टर टू कॉल द फर्दर पर्टिकुलर्स के बारे में 7 में बताया गया है। एंड 7 रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के बारे में 9 एंड 8 में बताया गया है। सो आप ये देख सकते हैं। इसमें देखिए लास्ट में मैंने ये चार्ट के थ्रू आपको और ब्रीफ में समझाया है कि किस तरीके से कितने मेंबर्स होते हैं। 7 या फिर मोर देन मेंबर्स हो सकते हैं ट्रेड यूनियन में। एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 10% या फिर 100 ऑफ द वर्कमैन विच एवर इज़ लेस engaged and employed in the establishment या फिर इंडस्ट्री विच इज़ कनेक्टेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7% या इससे ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये चार्ट एक बार आप देख लीजिएगा, इससे MCQ आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। फाइन के बारे में और ऑफेंस के बारे में यहाँ पे भी दिखाया गया है। पेनल्टी के बारे में अंडर सेक्शन 31, 32 में बताया गया है। तो आप ये लोग ये देख सकते हैं। चलिए अब MCQ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो नेम ऑफ द लेजिस्लेशन हैज़ बीन रिसेंटली चेंज्ड। सो आपको पता है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट जो है किसको चेंज किया गया था? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को चेंज करके क्या बना गया? एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? सी वाला। दिस एक्ट डज नॉट हैव एनी प्रोविज़न रिलेटिंग टू टेम्परेरी डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन। आपने देखा कि अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि उसमें टेम्परेरी के बारे में है, पार्शियल के भी बारे में है, परमानेंट के भी बारे में है, टोटल के भी बारे में है। तो ये इसका करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट है आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। इफ़ देयर इज़, नेक्स्ट हमारा MCQ, इफ़ देयर इज़ willful removal or disregarded by the workman of any safety guards or other device which he knew to have provided for the purpose of the security safety to the workman. So employee is, अगर मान लीजिए कि सेफ्टी पर्पज़ से एम्प्लॉय को कोई चीज़ प्रोवाइड की गई है काम के दौरान उसको यूज़ करने की, और वो यूज़ नहीं करता है, सो एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे द कंपनसेशन। ये मैंने अभी आपको बताया था। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हमेशा यही कह रही हूँ कि अगर आप MCQ को अच्छे से, ये देखिए रिपीटेड है, अगर MCQ को आप अच्छे से करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट हमारा MCQ 5th वाला है। देखिए 4th वाला आई थिंक रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 5th वाला। अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर एज डिपेंडेंट of the deceased workman
फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द कंपनसेशन। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 इन सभी को डिपेंडेंट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से। अ माइनर ब्रदर या फिर अनमैरिड सिस्टर या फिर विडो सिस्टर, विडोज़ जो भी हमारे डॉटर इन लॉज हैं, या फिर माइनर चाइल्ड जो हैं वो, या फिर माइनर चाइल्ड ऑफ द प्री डिसीज डॉटर, या फिर देयर हैज़ नो पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इज़ अलाइव, या फिर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स इफ़ नो पेरेंट्स ऑफ द वर्कमैन इज़ लाइफ। ठीक है, तो वो सारे लोगों को हम डिपेंडेंट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं 6 वाला। 6 वाले में देखिए यहाँ पे पूछा गया है कितने डेज, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एम्प्लॉयर हैज़ नॉट बी liable to they pay the compensation in respect of any injury which does not result in the total and partial disavowalment of the workman for the period of exceeding the days 7। आई थिंक ये गलत है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, इसमें 3 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट भी हमारा रिपीट नहीं, वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लाइबल टू पे द कंपनसेशन इन द केस ऑफ एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन द डेथ या फिर परमानेंट टोटल डिसीज कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट। सो कब कंपनसेशन, कब लाइबल नहीं होगा, इसको देखिए इसी क्वेश्चन को आगे पूछा गया था, आंसर कोई क्वेश्चन में पूछा गया था। सो ड्यू टू दी विलफुल डिसऑब्लिगेशंस, मतलब अगर एक जो वर्कर है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, सेफ्टी जो सिक्योरिटी के जो मेजरमेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर होता है दे शैल नॉट बी लायबल टू पे द कंपनसेशन। ठीक है, एंड बेसिक कंपनसेशन गिवन टू दी, नेक्स्ट ले लेते हैं 8। बेसिक कंपनसेशन इज गिवन टू दी एम्प्लॉयज एज सैलरी और वेजेस इज कॉल्ड सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं पेमेंट मोड, पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉय विदाउट टेकिंग आवर्स फॉर विच दे वर्कड इनटू द कंसिडरेशन आर कॉल्ड बेसिक पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेसिक पे, क्योंकि बेसिक ही पे हम लोग जो है वो आज के अकॉर्डिंग उनको पे करते हैं। मोस्ट कॉमन एंड यूजुअल फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट कंपनसेशन इज पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे ही फॉर्म्स होते हैं, बेसिक पे एंड बेनिफिट्स हो सकता है, जो बेस होता है हमारा, या वेरिएबल जो भी पे करते हैं हम लोग, वेरिएबल या भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सारे ही फॉर्म्स हो सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं फॉर कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एनी वर्कमैन कैन फाइल सूट एंड हैज़ टू एस्टैब्लिश। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। मतलब कि इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, कंपनसेशन हम कब कर सकते हैं, दैट दिस इंजरी वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट विद हिज एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कोई इंजरी होती है तो, एंड दैट द एम्प्लॉयर वॉज सम हाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, अगर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है तो भी कंपनसेशन के लिए वो कर सकता है। इस्टैब्लिश अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन ड्यू टू हिज इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कंपनसेशन के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन 1 के सी में बताया गया है, कमिश्नर के बारे में 20 में बताया गया है सेक्शन, ये भी मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया था। डिपेंडेंट का मीन विडो भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकता है, पेरेंट्स ऑफ अदर देन विडो मदर्स, माइनर ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर, ये भी हमारे डिपेंडेंट की कैटेगरी में काउंट होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं इन द केस ऑफ द इंजरी कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट अ वर्कमैन हैज़ द फॉलोइंग। देखिए वही चीज़ इसमें यहाँ से फिर से पूछी गई है, अगर कोई इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है वर्कमैन को, तो ही कैन क्लेम कंपनसेशन। अब वो कहाँ कहाँ पे क्लेम कर सकता है, क्लेम कर सकता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में ही कैन क्लेम डैमेज। ठीक है, डैमेजेस जो भी होती है उसके लिए क्लेम कर सकता है, क्लेम द एम्प्लॉयर लायबिलिटी एक्ट में कर सकता है, तो एनी ऑफ दी एबव, मतलब इनमें से कहीं पे भी कर सकता है। वर्कमैन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट द appropriate गवर्नमेंट शैल अपॉइंट मैनेजिंग एजेंट। जो एजेंट अपॉइंट होता है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनिफिट्स 1965, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इफ़ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट
एंड मैटरनिटी बेनिफिट आर अप्लीकेबल, अगर ये दोनों अप्लीकेबल होंगे तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज़ नॉट अप्लीकेबल, तो वो एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। ये मैंने आपको अप्लीकेबिलिटी में भी बताया था पीछे, जब अभी मैं पढ़ा रही थी आपको नोट्स, कि ये कब अप्लीकेबल होगा और किन पे अप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसी चीज़ को नीचे यहाँ पे दोबारा पूछा गया है घुमा के कि नो कंट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग बेनिफिट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज़ बीन रिसेंटली चेंज, ये भी रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट केम इनटू द ऑपरेशन फ्रॉम, अभी मैंने आपको पीछे बताया था 1 जून 1927 से। मिनिमम जो ट्रेड यूनियन में मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। एंड विच एक्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन डिफाइंड एज अ टर्म ऑफ ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन कॉन्सिडरेशन एक्ट 1992, ठीक है। Which section of this act deal with the registration of the trade union? Section 8. Which of the following act do not apply for the registration trade union? कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड कंपनीज एक्ट पे। क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल फंड बाय द ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट इज ऑप्शनल, जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो ट्रेड यूनियन बनते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया भी था। नेक्स्ट वाला भी देखिए, आंसर मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ नोट्स में कि व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेड यूनियन फॉर द रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो 100% मतलब 10% और 100 और 7 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। Not more than 50% member of the office where to trade union can be outsider as per the provision of the legislation, तो ट्रेड यूनियन एक्ट इसका राइट आंसर है। सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। एमसीक्यूज़ देखिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, बट थ्योरी मैंने इसलिए ब्रीफ में डिस्कस की है क्योंकि आपका कहीं से भी एमसीक्यू आए तो आप इजीली कर सकें। सो प्लीज़ थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा। कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर वो क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। पेपर के बाद ज़रूर रिव्यू करिएगा आपका पेपर कैसा रहा और मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू।